नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों पर विश्लेषणात्मक अपनी टिप्पणियों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री एस एन द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार चुनाव में अंतिम चरण का मतदान कल होना है और उसके लिए चुनाव प्रचार थम गया है। कल जिस तरीके से चुनाव प्रचार का समापन हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो तमाम बड़े राजनेताओं ने जिस प्रकार की टिप्पणियां अपने चुनाव प्रचार के आखिर में की, तो कहीं ना कहीं लोगों को भावुक करके उनको अपने पक्ष और अपने पाले मिलाने का प्रयास किया। नीतीश ने कहा कि ये उनकी आखिरी चुनावी सभा है। आखिरी चुनावी सभा के कई अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव की प्रचार की क्योंकि वो आखिरी सभा थी, ऐसा जदयू के नेता कह रहे हैं, जबकि राजद के लोगों का कहना है कि नीतीश ने अपनी हार मान ली है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से मतदाताओं को भावुक करके भरमाने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर राहुल ने एक नई फुलझड़ी और छोड़ी है। वो शरद यादव की बेटी के चुनाव प्रचार के लिए आए थे। वो शरद यादव की बिटिया चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के टिकट पर। उन्होंने कहा कि शरद यादव उनके गुरु हैं, जिस पर तमाम शरद यादव के पुराने साथियों की भौहें तन गई हैं। हालांकि ये मुझे लगता है कि वो कोई बहुत ही ज्यादा वाजिब बात नहीं है कि क्योंकि जब शरद यादव की बिटिया कांग्रेस से चुनाव लड़ सकती हैं तो शरद यादव को अपना गुरु मानना राहुल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनका कहना है कि वो एक बार यात्रा में 2 घंटे शरद यादव के साथ एक ही कार में थे, तो उनको उनसे जो ज्ञान मिला उसके नाते उन्होंने गुरु मान लिया। रवि जी, आपसे शुरू करते हैं कि ये जिस प्रकार की भावुकतापूर्ण टिप्पणियां होकर आखिरी आखिरी पलों में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं आपको लगता है कि क्या ये प्रयास सार्थक हो सकते हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चीज है नंबर गेम। कुछ भी करके आप अपने दल के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए बहुमत हासिल करें, तभी आप सरकार में बैठ सकते हैं। तो उसके लिए सारे दल साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाते हैं। तो अंतिम चुनाव प्रचार के दौर में जो वादे, प्रतिवादे, दावे, प्रतिदावे किए गए, वो उसी कड़ी में हमें लेने चाहिए। एक एक करके बात कर लें। राहुल गांधी, आपने सही कहा कि अगर कोई किसी को अपना गुरु मानता है तो गुरु और शिष्य के बीच जरूरी नहीं है कि संबंध बहुत आमने सामने के हों। बहुत दूर रहकर भी जैसे कि हमें एक पौराणिक कथा याद भी है एकलव्य की, लेकिन एकलव्य का अंगूठा गुरु ने मांग लिया था, ये भी राहुल गांधी को याद रखना चाहिए। शरद यादव की बेटी को उन्होंने अपनी पार्टी से टिकट दिया है, तो लगता तो यही है कि गुरु दक्षिणा भी उन्होंने परिवार को चुका दी है एक तरह से। लेकिन शरद यादव की राजनीति को अगर जाने तो मुझे लगता है कि शरद यादव शायद इकलौते ऐसे नेता होंगे जो 3-3 प्रदेशों से लोकसभा में चुनकर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। शरद यादव मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं। बिहार से वो 4 बार लोकसभा में पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से 2 बार लोकसभा में पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा क्षेत्र से भी वो लोकसभा में 1 बार पहुंचे हैं और राज्यसभा में उनका तीसरा कार्यकाल ये चल रहा है। और एनडीए की जब सरकार केंद्र में आई थी तो वो एनडीए के संयोजक भी थे और कई महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालय उन्होंने संभाले। लेकिन मोदी युग एनडीए में जब शुरू हुआ तब जनता दल यूनाइटेड ने जब किनारा किया एनडीए से, उस समय उनको संयोजक पद छोड़ना पड़ा और अब तो जनता दल यूनाइटेड में भी उनकी कोई बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। और शायद यही वजह है कि उनके परिवार की जो भावी राजनीतिक सीढ़ी है उसने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। तो ठीक है, वैसे माना यह जाता है कि नीतीश कुमार के भी राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ शरद यादव भी रहे हैं।
लेकिन अगर राहुल कह रहे हैं कि शरद यादव उनके गुरु हैं, तो ठीक है, इसमें किसी को कोई जी ऐतराज मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। जी जी और बिल्कुल। देखिए, अंतिम अंतिम चुनाव प्रचार के दौर में इस बार हमने एक नई चीज ये देखी कि 12 रैलियां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ही, लेकिन आखिरी दौर में उन्होंने एक बहुत छोटी सी चिट्ठी भी बिहार की जनता के नाम जारी की, जो आमतौर पर मेरे ध्यान में तो चुनाव प्रचार के दौरान जनता के नाम पत्र का शायद ये पहला मामला मुझे लगता है, क्योंकि ट्वीट और सोशल मीडिया के दौर में एक चिट्ठी अलग से जारी करना, और बिहार बीजेपी ने अपने ट्वीट में वो चिट्ठी नत्थी करके ट्वीट भी किया है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से बिहार में जो केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार वो इसे जी कह रहे हैं, डबल जी इंजन की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जो बिहार का सामाजिक परिदृश्य और भौतिक परिदृश्य जिस तरीके से बदला है, उस बदलाव की कड़ी में कोई रफ्तार में कोई कमी ना आए। नीतीश कुमार का जहां तक बयान है अपनी रैली में, वो थोड़ा महत्वपूर्ण मुझे जरूर लगता है, क्योंकि आमतौर पर कोई राजनेता ये कहता नहीं है कि हमने पहली बार शायद सुना है कि मेरा अंतिम चुनाव है। तो जाहिर है कि वो सहानुभूति बटोरने के लिए ये बयान उन्होंने दिया होगा। हालांकि बाद में जेडीयू की तरफ से साफ किया गया कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे थे नीतीश कुमार कि वो आखिरी बार चुनाव मैदान में है। नीतीश कुमार का यही कहना था कि ये उनकी अंतिम चुनाव प्रचार रैली है इस चुनाव की। जो भी हो, नीतीश कुमार ने साफ साफ संदेश तो दे ही दिया है कि भाई जनता उन्हें एक बार फिर से चौथा कार्यकाल भी जी मुख्यमंत्री के रूप में दे। एक चीज और अतुल जी, जैसा कि हमने कहा कि चुनाव प्रचार में साम दाम दंड भेद वादे प्रतिवादे, लेकिन दो चीजें अब जहां नीतीश कुमार ने ये बयान देकर एक तरह से आरजेडी को ये मौका दे दिया है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं, वहीं तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया जिसमें चूंकि वो बार बार 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो जब नीतीश कुमार ने ये एक गणित समझाने का प्रयास किया बिहार की जनता को कि भाई 10 लाख नौकरियां अगर वो दे देंगे तो 1,44,000 करोड़ रुपए वो कहां से लाएंगे। तो तेजस्वी ने इस आरोप की एक तरह से सफाई दी है कि अगर हम पैसे नहीं जुटा पाए तो हम विधायकों का और मंत्रियों का और यहां तक कि सीएम का वेतन भी कम कर देंगे। तो ये कहकर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव भी एक तरह से 10 लाख नौकरियों वाले अपने बयान पर थोड़े से बैक फुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जी 78 सीटों पर कल मतदान होना है। देखते हैं किसके पक्ष में लहर इस चरण में, तीसरे और अंतिम चरण में बहती दिखाई देती है। जी बिल्कुल ठीक है। ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा, विपक्ष ने अभी से ये आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि ईवीएम जो है उसके सहारे ही एनडीए की सरकार बना पाएगी। तो कहीं ना कहीं द्विवेदी जी, आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी अब बचने का बहाना ढूंढ रहा है? अतुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अब हम लोग जिस दौर में खड़े हैं, जिस दौर में बिहार का चुनाव आ गया है, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे आपस में बैठ कर, तो ये अंतिम दौर का चुनाव है और कल इसके लिए मतदान हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। और पहले जो दौर हुए हैं, जो पहले 2 चरण का जो मतदान हुआ है, उसमें अगर आज की तारीख में हम इस स्टेज पर हैं कि हम ओवरऑल सिनेरियो के बारे में बात कर सकें, किस किस तरह से मतदान बदला है और आखिर चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या फिर नीतीश कुमार हो, आखिर उनके आगे उनको एक आदमी को लेटर जारी करने की क्या जरूरत आन पड़ी है, दूसरे को ये वाली बात क्यों कहनी पड़ गई कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। इसके ऊपर आज चर्चा बहुत जरूरी थी और चर्चा बहुत अच्छी हो रही है। रवि जी ने काफी सारी बातें बताई। मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा, जब हमारा ये प्रचार शुरू हुआ था, जो पहला चरण था वो विकास के ऊपर जा रहा था कि ठीक है, विकास के लिए वोट दीजिए, 15 साल बनाम 15 साल के ऊपर वो वोट मांगे जा रहे थे। ठीक है, उसके ऊपर जब एक शायद दांव नहीं चला तो काफी कांटे की टक्कर रही, उसमें कुछ महागठबंधन कुछ बढ़त होती दिखाई दी। तो दूसरे दौर में जंगल राज का एक मुद्दा उठाया गया, किस तरह जंगल राज रहा है पिछले 15 सालों में, उसका मुद्दा उठाया गया। शायद उसका कुछ फायदा मिला जब नीतीश बनाम
जब मोदी बनाम तेजस्वी जब एक तरह से चुनाव हुआ तो उसका कुछ फायदा मिला एनडीए को, तो वहां पे कुछ सीटें कवर हुई, तो वो आज की तारीख में जो तीसरा चरण है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले और दूसरे चरण में काफी कांटे की टक्कर आ गई। अब जो तीसरा चरण है वो निर्णायक होगा कि आखिर सरकार बनाने के लायक बहुमत किसके पास जाता है, जो ये नंबर गेम किसके पक्ष में जाता है। देखिए, कांटे की टक्कर है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए क्योंकि आखिर जैसे कि अभी रवि जी ने थोड़ी देर पहले कहा हमारे पहले कि ये पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री को एक लेटर जारी करना पड़ा हो मतदान के एक दिन पहले। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरी बात, जो नीतीश ने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो इसके पहले इस चीज का फायदा पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल चुका है, जहां पे उन्होंने बड़ी भावनात्मक अपील की थी कि मेरा आखिरी चुनाव है, आप लोग मुझे जिताइए। और कैप्टन वहां पे जीते थे और अच्छे वोटों से जीते। लोगों ने कहा ठीक है, इसका आखिरी चुनाव है, इसको जिता देते हैं। एक वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है इसको जिताने के लिए। तीसरी बात क्या है कि अब जो तीसरा ये चरण है, चूंकि दोनों पहले के चरण में काफी कांटे की टक्कर हो चुकी है, तीसरे चरण में ये चुनाव काफी हद तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के ऊपर आके टिक गया है। इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे सीमांचल के जिले हैं, 4 जिले, जिसमें कि कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है। इन चारों जिलों में 60% आबादी मुस्लिम की है। इन चारों जिलों में, ये बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है अतुल जी, मैं सबको बता दूं। इन जो 4 जिले हैं, यहाँ पे 60% आबादी मुस्लिम की है और यहाँ पे सीएए और एनआरसी को लेकर काफी प्रदर्शन भी हुए थे उस दौर में। तो यहाँ पे जो आखिरी दौर में जो रैलियां हुई, चाहे नीतीश की हो, चाहे मोदी की हो, चाहे राजनाथ सिंह जी की हो, सबने 4-4, 5-5 रैलियां यहाँ पे की एक-एक दिन में। तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का माहौल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ चला गया है, जिससे कि यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो काफी तेज होगा और इसका भी शायद कुछ फायदा जो एनडीए है उसको मिल सके यहाँ पर आकर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिरी चरण में आखिर किस तरह से हर चरण के बाद जो प्रचार बदलता गया है, और आखिरी चरण इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अब यही चरण डिसाइड करेगा आखिर ये सरकार बिहार में अब किसकी बनने वाली है। जी बिल्कुल, इस चरण में क्योंकि बिल्कुल अब कोई भी दल चूकना नहीं चाहता, क्योंकि अगर कहीं पस्त हुए तो या थक गए या अगर मस्त हुए जीत की बात सोचकर, तो कहीं ये पड़ाव उल्टा ना पड़ जाए। रवि जी, जब हम दलों की बात करते हैं तो वहीं कुछ एक और महत्वपूर्ण कारक ऐसे हैं कि जिनकी चर्चा करना बड़ा जरूरी है कि चुनाव में जिस तरीके की परिस्थितियां अभी दिखाई दे रही हैं, उनमें किस तरीके का परिवर्तन आ सकता है। मान लीजिए कि अगर ये मुकाबला कड़ाके जो जैसे कहें कि बिल्कुल कांटे की टक्कर में बदलता है और किसी दल को बहुमत नहीं मिलता, तो उस स्थिति में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है अदर्स का, अन्य का। क्योंकि कई दिग्गज ऐसे हैं जिन पर अगर हम चर्चा करना चाहें तो वो अपने अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखते हैं, चाहे वो पप्पू यादव हों, चाहे वो जिसमें हम कहें कि ओवैसी की पार्टी है, या अन्य निर्दलीय लड़ रहे हैं, बाहुबली लोग लड़ रहे हैं, यशवंत सिन्हा की पार्टी, सब लोग पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो भी एक जगह पर दावा कर रही है जीत का। तो कहीं ऐसा तो एक संभावना ये भी है कि जब एक एक सीट की एक एक विधायक की इंपॉर्टेंस बढ़े, तो ये जो अन्य है ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में हो, और इससे फिर अगर कहीं इनके भरोसे सरकार बनी तो फिर तो बिहार की राजनीति में भी बहुत कुछ बदला हुआ देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से जो 2 गठबंधन होने चाहिए थे, सत्ता पक्ष का गठबंधन और विपक्ष का गठबंधन, तो ऐसा इस बार बिहार में नहीं है। 6-7 गठबंधन अपने-अपने जो पार्टियां हैं, अपने-अपने जो विचारों की पार्टियां हैं, और कई जगह तो हम ये भी देख रहे हैं कि विचारों की जो एकरूपता है वो नहीं है, बल्कि एक सियासी मजबूरी वाली की वजह से जो एकरूपता है वो दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अदर्स के साथ-साथ जो छोटे दल हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको कि इस चरण की जो 78 सीटें हैं, वहां पर 35 सीटों पर एलजेपी ने भी ताल ठोक रखी है। इसके अलावा लेफ्ट की भी कुछ सीटें हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जहां तक मेरी जानकारी है, इस चरण में सर्वाधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। शायद 41 सीटों पर उनके उम्मीदवार रालोसपा के चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो चिराग पासवान, जैसा कि उनका रुख शुरू से ही स्पष्ट है
कि वे जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ तो चुनाव लड़ ही रहे हैं 29 सीटों पर, इसके अलावा 6 और सीटों पर भी वे भाग्य आजमा रहे हैं। और जैसा कि द्विवेदी जी ने जिक्र किया कि सीमांचल में अभी तक के जो 2 चरण हैं, उनमें जो मतदान का पैटर्न दिखाई दे रहा है पत्रकारों से वहां की बातचीत के आधार पर और स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर, तो ये लग रहा है कि मुस्लिम और यादव जो समीकरण है वो आरजेडी के पक्ष में 2 चुनाव में इंटैक्ट है। लेकिन सीमांचल की जो 24 सीटें हैं 4 जिलों की, जहां पर मुस्लिम डिसाइसिव फैक्टर हो सकते हैं, मुस्लिम वोटर, तो वहां पर मुझे लगता है कि अगर ध्रुवीकरण हुआ तब तो इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ध्रुवीकरण नहीं भी हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आरजेडी के वोटों की संख्या तो कम कर ही देगी। तो वो समीकरण जो पिछली बार नहीं था वो इस बार सीमांचल में भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मिथिलांचल की बात करें तो वहां भी कुछ बदलाव एनडीए के पक्ष में हो सकते हैं। इसके अलावा जो अति महादलित क्षेत्र, जहां पर अति महादलित वोटर प्रभावी है, वहां पर चूंकि अब देखना होगा कि जीतनराम मांझी का कितना इफेक्ट होता है। इसके अलावा मुकेश सहनी जो मल्लाह जाति में जिनकी अच्छी पैठ बताई जाती है, वो इस बार जो है आरजेडी से छिटक करके जेडीयू के खेमे में आ गए थे, तो वो कितना कमाल दिखा पाएंगे। इसके अलावा कोसी क्षेत्र की जो 13 सीटें हैं, वहां भी इस बार कोई क्लियर कट विभाजन रेखा नहीं है, ये सत्ता पक्ष का उम्मीदवार है, ये विपक्ष का उम्मीदवार है। तो ऐसी अच्छा, दूसरी एक चीज और है कि जहां एलजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें आरजेडी के बागी भी हैं, बीजेपी के बागी भी हैं और जेडीयू के बागी भी है। तो ये बागी फैक्टर, निर्दलीय लोग और जो बहुकोणीय चुनाव जो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो हम देखेंगे कि हो सकता है कि निर्दलीय और जो छोटे मोटे जो पार्टियों के जो विधायक जीतेंगे, उनकी संख्या इस बार थोड़ी ज्यादा हो और सरकार बनाने में भी उनकी कोई बड़ी भूमिका हो। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि क्या हम कोई ऐसी सूरत देख पा रहे हैं कि एलजेपी के विरोध और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अगर जनता दल यूनाइटेड को काफी कम सीटें मिलती हैं, हालांकि बीजेपी कह चुकी है, साफ कर चुकी है कि अगर कम सीटें भी आती हैं जेडीयू की, तो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन क्या हम ये एक दृश्य सोच पा रहे हैं, सोच सकते हैं क्या कि आदर्श और एलजेपी अगर निर्णायक भूमिका में सरकार बनाने में हुए नतीजों के बाद, तो फिर क्या बीजेपी इस बात पर अड़ी रह सकती है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? अगर ये मांग चिराग पासवान रख देते हैं कि नहीं, हम सरकार हम बनाने में मदद करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बदलिए, तो ये परिदृश्य क्या किसी की सोच में है? ये इस पर विचार करना भी हमें जरूर चाहिए। नहीं, जैसी कि अटकलें लगाई जा रही हैं और चर्चा में एक बात है कि बीजेपी ने जो काम स्ट्रेटेजिकली शुरू किया था कहीं ना कहीं नीतीश को डाउन करने का, उसी चुनावी रणनीति में वो खुद स्वयं भी फंसती नजर आ रही है। क्योंकि अगर जेडीयू की सीटें बहुत कम होती हैं और उसको एलजेपी की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है और एलजेपी को उसका फायदा नहीं होता और अदर्स या दूसरी पार्टियों को उनका फायदा होता है, तो अगर बीजेपी इस तरीके की किसी व्यूह रचना में शामिल थी तो उसको बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इतना तो निश्चित है कि अगर बीजेपी के साथ अगर एलजेपी आती है और उसके बाद भी सीटों की कमी पड़ती है, और क्योंकि चिराग पासवान नीतीश को जेल भेजने की बात कह चुके हैं और जेडीयू का साथ उसमें नहीं मिलता और सरकार बनाने की स्थिति नहीं बनती, तो बीजेपी को जो नंबर्स हैं वो बढ़ाने में थोड़ा सा संकट तो होगा। थोड़ा नहीं, मेरा मानना है कि उसको तो अगर 1, 2, 3, 4 सीटें भी कम पड़ती हैं तो उसकी स्थिति बहुत बुरी होती है, उसको वो भी नंबर नहीं मिलता। द्विवेदी जी, इस पर आपका क्या कहना है? अतुल जी देखिए, जिस नंबर गेम की अभी हमने बात की है, वो मैं इसमें फिर उस वाली बात अपनी दोहराना चाहूंगा कि तीसरे चरण में आते आते अगर पहले चरण के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे चरण में आते आते जो चिराग पासवान फैक्टर था वो काफी धीमा पड़ गया है।
पहली बात तो ये। और जो हम लोग पहले अंदाज लगा के चल रहे थे कि चिराग पासवान को आखिर कितनी सीटें आएंगी, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं आज इस स्थिति में कहने की स्थिति में हूं कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान दहाई के आंकड़े को पार कर पाए। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अभी तक जो स्थिति है वो ये है। नहीं द्विवेदी जी, और जो मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं भी ये मान के चलता हूँ और शायद रवि जी भी इस बात से सहमत होंगे कि चिराग पासवान की सीटों का नंबर नहीं बढ़ेगा, लेकिन जितने वोट वो काटेगा वो संकट जेडीयू जी के लिए जी तो जी है ही है, वो भाजपा के लिए भी जी है। मैं बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था। इसके बाद मैं उसी के ऊपर आ रहा था कि मुझे नहीं लग रहा है कि जो दहाई का आंकड़ा है वो चिराग पासवान की पार्टी पार कर पाएगी। अब जो बात रही वोट को काटने की, अगर वोट वो काटते हैं तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान सीधा सीधा एनडीए को होगा। एनडीए मतलब बीजेपी और जेडीयू को होगा। जिस या हम कहें जिस व्यू रचना के तहत शायद चिराग को अलग किया गया था, उस व्यू रचना को नुकसान पहुंचेगा। हम ये मान के चल सकते हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए और शायद बीजेपी को आगे बढ़ाया जाए। ये व्यू रचना को, और चूंकि मोदी ने बहुत साफ कर दिया था इसके बाद कि चाहे सीटें कम आए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो इस व्यू रचना को भी नुकसान पहुंचेगा। और बीजेपी ने शायद वही गलती की है जो गलती उसने झारखंड चुनाव के समय कर दी थी। अब मैं ये भी कह सकता हूँ बड़े दावे के साथ, क्योंकि जो स्थितियां हैं और जो वोटिंग हो रही है उसके हिसाब से अब ये कहा जा सकता है कि टक्कर कांटे की है। इसलिए जो आखिरी चुनाव है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के ऊपर काफी हद तक आ गया है। तो 24 सीट में मैं आपको बताऊं, जो 24 सीट जो सीमांचल की जिसका चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, उसमें से 14 सीटें पिछली बार कांग्रेस और आरजेडी के पास थी। और वहां पे एमवाई समीकरण है बड़ा मजबूत है। ऐसा नहीं कि उसको वो समीकरण बड़ा नुकसानदायक, वो लगभग बड़ा कमजोर स्थिति में आ गया, कुछ आ गया है। और जो हम लोग मान के चल रहे हैं ओवैसी की पार्टी का इस बार वहां पे कोई खास जोर नहीं दिख रहा है इस एमवाई समीकरण के आगे। जो जो वहां की ग्राउंड रियलिटी, जो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, जो मैंने देखा वहां पे, तो वहां पे एमवाई समीकरण काफी तेज दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे शायद इसीलिए ये वाला कार्ड खेला गया है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला। और आखिरी दौर में इन जिलों में जिन मैंने 4 जिले आपको बताए, वहां पे राजनाथ सिंह, योगी, मोदी सब ने पूरा जोर लगा दिया कि वहां पे किस तरह ध्रुवीकरण हो जाए और उसका वोटों का फायदा उनको मिल सके। ये भी बड़ा जरूरी है। अब ये देखना बड़ा जरूरी हो जाएगा कि आखिर किस तरह से, क्या वाकई चिराग पासवान कुछ फायदा पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते हैं, ध्रुवीकरण का कितना फायदा एनडीए को मिलता है आज की तारीख में। जी बिल्कुल। और ये इस बार का चुनाव इसलिए भी थोड़ा दिलचस्प, और इसमें मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी कोई टिप्पणी करने से बचेंगे, क्योंकि पिछली बार जो गठबंधन चुनाव लड़ा था, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 14 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के पास थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय जेडीयू उनके साथ था, तो उसके वोटों का भी उनको लाभ हुआ होगा। और आज जेडीयू अलग है, और एमवाई समीकरण अगर बनता है, और तो कहीं ना कहीं जो जेडीयू का, हालांकि नीतीश ने शुरू में ये कहा भी था कि वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, इसके मतलब सेकुलरिज्म के खिलाफ किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने टिप्पणी की भी थी। लेकिन जो हमने पूरे 3 चरण का चुनाव देखा, उसमें विकास से शुरू हुए, फिर व्यक्तिगत आक्षेपों में फंसे, और अब जाके भावनात्मक जो टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इस चुनाव प्रचार में भी कई रंग बदले हैं रवि जी। बिल्कुल आपने सही कहा। और हम एक तस्वीर भी याद कर लें जो कल के अखबारों में बड़ी प्रमुखता के साथ बिहार के चुनावी कवरेज के दौरान छपी है, प्रकाशित हुई है। और जनता दल यूनाइटेड ने भी उसको सोशल मीडिया पर काफी प्रचारित प्रसारित किया है। अपनी आखिरी चुनावी रैली में आखिरी चुनाव वाला बयान देने के बाद जब नीतीश कुमार पटना आए, तो उन्होंने बाकायदा हरे रंग की एक पगड़ी पहनी और पटना के बहुत मशहूर एक मजार पर जाकर के वो माथा टेकने वहां गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सीमांचल की जो 24 सीटें हैं, उनको येन केन प्रकारेण अपने पक्ष में करने की रणनीति के तहत ही उन्होंने किया होगा, ये कहा जा सकता है। और बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे जनता के मसले, जनता का मूड समझ में आया लोगों को, थोड़ा बहुत चुनाव मतदान प्रतिशत भी बढ़ा, और जमीनी जो हकीकत को समझा पार्टियों ने, तो स्टार प्रचारकों के सुर भी वैसे वैसे बदले। और ये होता ही है। इस बार तो बिहार का चुनाव 3 चरणों में है, पिछली बार 5 चरणों में था।
तो हम अक्सर ये पैटर्न देखते हैं कि एक चरण के बाद दूसरे चरण में मुद्दे कुछ थोड़े बहुत इधर-उधर हो जाते हैं और ये बहुत मुझे लगता है स्वाभाविक भी है। क्योंकि क्षेत्र विशेष में समस्याएं क्या हैं, क्षेत्र विशेष को बांटा जाता है किसी आधार पर, भौगोलिक आधार पर, तो वहां की समस्याएं क्या हैं, वहां की डेमोग्राफी क्या कहती है, वहां के जाति समीकरण क्या कहते हैं, वहां आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी है, ये सब ध्यान में रखकर ही चरण विशेष में विशेष बातों की तरफ ध्यान दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा ही करती। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो तीसरे चरण का मतदान कल है और अभी भी अनिश्चित की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही कि एनडीए तीसरे चरण में बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव 2-3 महीने पहले जब चुनाव होना की बात थी और जिस तरीके से एनडीए क्लीन स्वीप लेता दिखाई दे रहा था, लेकिन बदलते समीकरणों में अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दूसरे लोग ना केवल दौड़ में है बल्कि मात देने की स्थिति में है। तो अब ये देखना 10 तारीख को बड़ा दिलचस्प होगा कि एनडीए अपने ही फंसाए जाल में फंसकर हिट विकेट होता है या जनता उन पर दोबारा भरोसा बना के रखती है। नीतीश की अपील का क्या असर होता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो भावुकतापूर्ण चिट्ठी लिखी है उसमें विकास की उन्होंने बात की और उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि इस बार बिहार का चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने विकास के नाम पर ही लड़ा है। तो इस पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है कि विकास के नाम पर पहली बार चुनाव हो रहा है। तो उम्मीद है कि विकास, क्योंकि नीतीश के खाते में ही आता है, उनके तमाम बड़े से बड़ा आलोचक भी ये बात तो मानता ही है कि नीतीश के राज्य में विकास हुआ है, जंगल राज खत्म हुआ है। हाँ, अपेक्षाएं बहुत हैं, वक्त भी काफी लगा है, 15 साल का वक्त कम नहीं होता, उसमें बहुत सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए नीतीश, लेकिन जो लोग जागरूक हैं उनको संभावना भी उन्हीं में दिखती है कि नीतीश ही हैं जो आगे चलकर भी विकास कर सकते हैं। तो कल किस प्रकार से वोटर अपना मत बनाता है, हम हमेशा की तरह फिर कहेंगे, आप अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलिए घरों से। घरों में बैठकर फेसबुक, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करने से अच्छा है कि अपने हक का इस्तेमाल करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आप एक बेहतर सरकार बनाने में कामयाब हो सकें। खामोश ना रहें, बाहर निकलें, अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दें, अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने राज्य का विकास करें और अपने देश के विकास में अपना योगदान दें। आज की चर्चा में बस इतना ही। रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। द्विवेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।